नमस्ते। मेरे साथ फिर से प्रोफेसर दुबे साहब शनिवार की बातचीत करने के लिए। अभी भाई स्वागत है। अभी भाई बहुत सी चीजें हैं, इंटरनेशनली बहुत सी चीजें हो रही हैं। अ, उसके अलावा जो इस समय देश में सबसे बड़ा 1 से 10 तक मैं कहूंगा वो तो राम मंदिर है। बड़ा इशू है। और अंतोगत्वा आरएसएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। होसबले साहब ने एक बयान दिया, लेकिन वो बयान ऐसा लग रहा है कि चोर मचाए शोर। वही बता रहे हैं कि जो जिसने चोरी की थी उनके उनके अनुसार जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने ही एसआईटी को फॉर्म करवाई। उनका जो बयान है उससे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट ने एसआईटी फॉर्म कराई और ट्रस्ट इसकी जड़ तक पहुंच के रहेगा और ट्रस्ट छोड़ेगा नहीं किसी को जिसने चोरी की है। कुछ इस तरह का बयान उन्होंने करके लीपापोती करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अयोध्या में कल मेरी भी बात हुई। मैं अयोध्या में वकील साहब लोग इस समय बिल्कुल लामबंद है, बहुत गुस्से में हैं। और उसमें से जो मेजॉरिटी है, जो बार के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग कार सेवक रहे हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाने में पूरी तरह से योगदान दिया था, लेकिन आज वो इस चोरी को, इस डकैती को लेकर पूरी तरह से गुस्से में है और आक्रोश में है। तो प्रोफेसर साहब, ये जो होसबले साहब हैं, ये लीपापोती करना चाहते हैं, ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या इन्होंने बोल के और मामले को खराब किया है? प्रोफेसर साहब देखिए, मैंने उनका बयान ध्यान से पढ़ा है और ये बयान देने से पहले उन्होंने गोपाल राव को अयोध्या से बुलाकर बाकायदा कर्नाटक में ही मुलाकात हुई दोनों की और पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने ली थी। उसके बाद रिपोर्ट लिए हुए भी काफी समय गुजर गया। उसके बाद ये लोग काफी सोचते रहे कि इसमें क्या होगा। देखिए, सभी लोग आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनमें से कोई नहीं तय कर पा रहा है कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। अब ये तो बात बहुत मशहूर हो गई ना कि नरेंद्र मोदी ने रात को विनय कटियार को फोन किया, विनय कटियार के दावे के मुताबिक। विनय कटियार इस प्रकार का झूठा दावा नहीं कर सकते। अगर झूठा दावा करेंगे, मतलब अपने मन से बना के मनगढ़ंत दावा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे रात को फोन किया, तो नरेंद्र मोदी तो उनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं खाट खड़ी कर देंगे। इसलिए, और उनके दावे का आज तक सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया है। इसका मतलब है कि सब लोग टो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वहां पर हो क्या रहा है और उससे अब कैसे निपटा जाए, नुकसान को कैसे न्यूनतम किया जाए, या मसले पे किस तरह पानी मिट्टी डाली जाए, ये किसी की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब इन्होंने काफी दिन सोच विचारने के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने एक ये वक्तव्य दिया है। अच्छा, अब आप इस वक्तव्य को देखिए ध्यान से। इस वक्तव्य में वो हर हालत में जो ट्रस्ट है, जिसके जनरल सेक्रेटरी चंपत राय थे या हैं, अभी भी चंपत राय हैं, उन्हें हटाया नहीं गया इस पद से, किसी तरह उस ट्रस्ट पे आंच ना आए, इसकी पूरी कोशिश है। अच्छा, कुछ कैटेगरी कंफ्यूजन ये लोग जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि जो ट्रस्ट के कहने पर जो योगी आदित्यनाथ ने बनाई, क्या वो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, या वो एसईटी है, स्पेशल इंक्वायरी टीम है? मेरे कई मित्रों ने मेरा ध्यान इस ओर खींचा है और मैं उनकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं। उनका कहना है कि इंक्वायरी अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। इंक्वायरी का मतलब होता है महज पूछताछ, और दरअसल इस टीम ने वही किया भी है। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो इंक्वायरी की खिड़की पर जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ट्रेनें कब आ रही हैं, क्या जा रही हैं, ट्रेनों की लेट होने का कारण वारण क्या है। ये सब इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं आप। तो जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, जिसको जांच पड़ताल कहते हैं, वो दरअसल इन्वेस्टिगेशन होता है। और ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बना ही नहीं सकते जब तक कि अदालत का आदेश ना हो। इसका नियम यह है कि अदालत के आदेश पे ही बनती है। अदालत ने तो कोई आदेश दिया नहीं था। किसी ट्रस्ट के कहने पे तो एसआईटी नहीं बनती है। इसीलिए उन्होंने एसआईटी न बना के दरअसल एसईटी बनाई थी, लेकिन इसको हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए एसआईटी कहा जा रहा है। लोग कानून की समझ नहीं रखते हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं तो शुरुआत में उल्लू बन गया। मैंने मान लिया कि उन्होंने एसआईटी बनाई थी। फिर जब पत्रकारों ने और दूसरे लोगों ने, जानकार लोगों ने बताया कि एसआईटी नहीं है, ये एसईटी है, अब मैं कहता हूं कि ये एसईटी है। और एसईटी के काम जांच करना नहीं होता है, सूचना लेना होता है
ये एसईटी वहां पे आई, इंक्वायरी की टीम आई और इसने लोगों से बातचीत करके सूचनाएं जमा की और उन सूचनाओं को उन्होंने 21 पेज में लिखकर योगी आदित्यनाथ को थमा दिया। योगी आदित्यनाथ केंद्र के प्रति अपनी वफादारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपनी वफादारी दोनों व्यक्त करना चाहते थे। न वो संघ को नाराज कर सकते हैं, न वो केंद्र को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे है। उन्हें नहीं पता है कि उनके लिए कौन सा गड्ढा अमित शाह ने खोद रखा है। ये तो जब उस गड्ढे में गिरेंगे या गड्ढा सामने आएगा और बच के निकलने की कोशिश करेंगे तब मालूम पड़ेगा उन्हें कौन सा गड्ढा खोद रखा है। मैं तो मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ से तो चालाक अमित शाह है ही निश्चित रूप से। योगी जी भी कम चालाक नहीं है, लेकिन वो उससे चालाक तो अमित शाह निश्चित रूप से हैं। और योगी जी की राजनीतिक क्षमताएं सीमित हैं। वो नरेंद्र मोदी की तरह चपल राजनीतिज्ञ नहीं है। उनकी राजनीतिक क्षमताएं सीमित हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की कतारों से वो आए नहीं है। वो भी एक समस्या उनके साथ में है। तो अब ये दोनों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहां पर तुरंत ये रिपोर्ट भेज दी पीएमओ। और पीएमओ ने उस रिपोर्ट को देखा और उसके भी पीएमओ को कुछ खास समझ में नहीं आया। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने विनय कटियार से अनौपचारिक फोन करके सब बातें उन्होंने पता लगाई। तो ये सब लोग किसी तरह, आरएसएस की कोशिश है राम ट्रस्ट बच जाए। राम ट्रस्ट बना रहा तो उनके हाथ में कमान रहेगी। पीएमओ की कोशिश है कि राम ट्रस्ट के ऊपर एक सीईओ की नियुक्ति हो जाए और सबसे अच्छा हो गए इंद्रपेन मिश्रा की नियुक्ति हो, तो फिर उनका उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा। मन में योगी आदित्यनाथ के भी इच्छा है कि भाई जिस तरह सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष वहां के पदेन अध्यक्ष वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, इसी तरह राम ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष वहां का मुख्यमंत्री हो और उनकी भी उसके अंदर हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चीज से उनको पूरी तरीके से बचा लेना चाहता है। वो अपना प्रभुत्व जो है और अपना वर्चस्व, अयोध्या जो तीर्थ क्षेत्र है, इस ट्रस्ट का नाम ही है ना, राम तीर्थ क्षेत्र न्यास है इस ट्रस्ट का नाम, असली नाम। तो जो तीर्थ क्षेत्र है, उस तीर्थ क्षेत्र के ऊपर अपना वो कायम रखना चाहता है। अच्छा, अब इसमें, और पहले भी मैं कह चुका हूं, आपके साथ चर्चा में भी कह चुका हूं, तिकड़म बिल्कुल सीधी है। जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की अवधि को छोटा करके 40 दिन कर दिया जाए और बाकी भूमि घोटाला और 40% कमीशन को जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाए बिल्कुल। इसलिए पुलिस की रिपोर्ट में उसका कोई नाम नहीं है, बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। और जिन्होंने घोटाला किया है उनको वो 8 आदमियों तक सीमित कर दिया जाए। अच्छा, इसमें एक और चालाकी है कि जो पॉलिटिकल एक्शन होगा, बुलडोजर एक्शन होगा या जो कानूनी एक्शन होगा वो 8 लोगों के खिलाफ होगा, लेकिन एक नैतिक भड़ास जो निकलनी है सब लोगों की, उसमें मुख्य तौर पर वो चंपत राय के खिलाफ निकाली जाएगी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा कानूनी रूप से, लेकिन मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि चंपत राय के खिलाफ बोल बोलकर लोग अपनी भड़ास निकाल लें और धीरे धीरे करके ये मामला ठंडा हो जाए। ये पूरी तिकड़म इन लोगों ने बना ली है और इस तिकड़म के जरिए सारा काम ये कर रहे हैं। ये सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अयोध्या से 2021 के बाद से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू का लाभार्थी केवल एक ही संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या उसका कोई विश्व हिंदू परिषद जैसा उसका कोई मोर्चा संगठन, उसके जरिए संघ को ही मिलता है पैसा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये लोग सब उसको बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है संक्षेप में मैं इतना कहना ही अभी उचित समझता हूं। अगर कोई और नुक्ता हो तो आप बताइए। नहीं, मैं बहुत एक छोटा सा एक आपसे उत्तर कर लूं। एक तो एक चीज और हो गई है कि अयोध्या के जो पुजारी, संत, महात्मा, जो वहां के लोग हैं पुराने कई सालों से, उनको भी मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। मतलब वो इस समय ठीक से बोल रहे हैं, हर मीडिया जहां पे भी उनको मौका मिल रहा है बोल रहे हैं। एक और दूसरा, मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें आना भी नहीं चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं, तो धार्मिक सीधे सीधे है कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी आएंगी वैसे ही ये कहीं और चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है और लोगों में गुस्सा है, उस आस्था की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को केवल जांच की बात जो आप कह रहे हैं कि जांच ये केवल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं, और वो भी जो दान आ रहा है उस तक, जो कंस्ट्रक्शन में बेमानी हुई उसकी वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, उसको भी और भूमि खरीद में जो घोटाला हुआ है,
हाँ उसको नहीं, उसको देखिए, जबकि जहां तक अगर सबकी मंदिर के बनने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं, मंदिर के बनने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके तुरंत बाद जो लोगों के पास, राम ट्रस्ट के पास एक अकूत बहुत सारा रुपया था, धीरे धीरे करके बहुत बड़े पैमाने पर जमा हुआ था, उस रुपए को साइफन आउट किया गया जमीनें खरीद कर। मैं प्रोफेसर साहब आपको एक और चीज बता दूं, आप उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी आपका व्यक्ति जानने वाला सरकारी नौकरी जो सरकारी कहीं से करता है, चाहे वो छोटे पद पे जा, ऐसा कोई साल या महीना नहीं जाता, हर 2-4 महीने पे राम जन्मभूमि की पर्ची कटती है। और वो उसका वहां, अब क्योंकि चक्कर क्या है ना कि वो एक लूट का एक वो भी जरिया है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो कुछ है कि भाई ये राम जन्मभूमि में पैसा देना है, वो सब जगह कट रहा है, चाहे वो एसडीएम ऑफिस हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कोई विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, सब जगह ये पर्ची कटती रहती है राम जन्मभूमि के नाम पे। यानी सरकार से भी मनी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, सरकार से भी वसूली की जा रही है, राम भक्तों से भी वसूली की जा रही है, सामान्य श्रद्धालु से वसूली की जा रही है, जमीनों की खरीद बेच में वसूली की जा रही है, जो निर्माण सामग्री की सप्लाई है उसमें वसूली की जा रही है। तो वो बहुत रामलला का मंदिर जो है, जो एक राजनीतिक मंदिर है, वो इनकम का, आमदनी का एक ऐसा स्रोत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो इसमें आर्थिक रूप से वारे न्यारे हो गए हैं। जी जी, करेक्ट करेक्ट जी। अब मैं एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमें लगता है उस पर बात करना आवश्यक है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। जंतर मंतर में इस समय भूख हड़ताल चल रही है, सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे बैठे हैं, 7वां दिन है आज। 7वां दिन आसान नहीं होता है, मतलब वो वहां पे पूरा वो बैठे हैं, उनके साथ उसी स्थान पे दूसरी जगह, मतलब सेम वो है लेकिन एक दूसरा गुट बैठा हुआ है जो आयशा का है, उसके 6 बच्चे बैठे थे, उसमें 1 या 2 चले गए अस्पताल, तबीयत खराब हो गई थी, लड़कियां भी हैं। और एक तीसरा गुट भी वहां बैठा है जिसमें 9 लोग हैं, वो 9 लोग इलाहाबाद के वकील साहब हैं, कहीं के कोई, वो एक मिक्स्ड वो है, सबका एक ही ध्येय है, सब लोग एक हैं। अब जो मामला है ये हम लोग भाई, हमारे मन में भी बहुत से प्रश्न थे कि कहीं ये जो बाबा भारती वाली किस्सा था ना, हार जीत, उस तरह की बात थी कि भाई ये कहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें आपको अपना वो बता दूं, सरकार इसको बंद नहीं कर रही, लेकिन सरकार बैक भी नहीं कर रही है। सरकार को लग रहा है कि ये अगर चलता रहता है तो बहुत सी चीजें शायद उधर डाइवर्ट हो, तो इसलिए वो अपनी तरफ से सरकार के जासूस वहां बैठे देख रहे हैं। मेरे पास खबर यह है कि रोज एक रिपोर्ट बनकर उन जासूसों द्वारा जाती है आला कमान के पास, उन लोगों के पास जो जिनको इस मसले से निपटने या इस मसले की जांच, मसले पर निगाह रखने का काम दिया गया होगा, उस टीम के पास जाती है। एक आध बार उनको ये भी राय दी गई कि भाई इनको यहाँ से इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इनको यहाँ से तिड़ी-बिड़ी कर देना चाहिए, दफा दफा भागा भागू देना चाहिए, जो उनके लिए बायात का है। किसी भी मसले को लेकर पुलिस जा सकती है और भगा देगी पुलिस, उनको चला जाना पड़ेगा। लेकिन बाद में वो लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि इसको होने देना चाहिए, इसको होने देना चाहिए कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर कोई ऐसी भीड़ जमा हो रही हो, बहुत बड़े पैमाने पर एक दिन में ऐसा कुछ 1-2 घंटे होते हैं जब वहां पे भीड़ थोड़ी बढ़ती है, तो जो हम लोगों को तस्वीरें देखने में मिलती हैं वो दरअसल उसी की होती हैं, बाकी कम, सुबह शाम वगैरह बहुत कम रहता है वहां पे। अच्छा, अब इसमें खतरा है एक सरकार के लिए। खतरा यह है कि ये इस प्रकार के लंबे चलने वाले धरनों प्रदर्शनों की एक खास बात होती है कि अगर ये दिक्कतें झेल कर और इनके इर्द गिर्द जो एक धुंधलका होता है, यानी अस्पष्टता जो होती है ना, जैसे इसके इर्द गिर्द भी अस्पष्टता है, उस अस्पष्टता को पार करके अगर वो लोग जमे रह गए, यानी उन्होंने अपनी एड़ियां गाड़ दी, मतलब जो है तो अंग्रेजी में डिगिंग द हील्स कहा जाता है, अंग्रेजी गाड़ दी वहां पे, और वो जमे रह गए, और सरकार भी मुगालते में रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ भी, सरकार ने भी उसको हटाया नहीं, लेकिन ये सोच के कि ये कोई ऐसे ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, चलने दो इसको, है। तब फिर कभी कभी इस प्रकार की चीजें बड़ी भी हो जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं तो चीजें सरकार के हाथ से निकल जाती हैं। किसान आंदोलन में सरकार ये देख चुकी है, इसमें सोनम वांगचुक वगैरह बैठे हुए हैं। अब जैसे कि एक वानखेड़े नाम के एक सांसद हैं, वो वहां पे गए भी और उन्होंने अपना सार्वजनिक समर्थन भी दे दिया है उसको, अभिजीत दीपके ने उनको धन्यवाद भी उनसे अर्जित किया। इस तरह से लोग अगर जाने लगे, समर्थन होने लगे,
और प्रतीकात्मक रूप से एक दिन उनके साथ मान लो कोई लोग बैठ गए, भाई आज के दिन हम आपके साथ बैठेंगे आपके समर्थन का सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए, इस तरह से होने लगा, टीमें आने लगी, वहां बैठे आने लगा, तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी और फिर उनको उखाड़ना भी उनके लिए, अभी तो उखाड़ना आसान है लेकिन तब इनको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो शायद इनका ये है कि जब कभी इनको धर्मेंद्र प्रधान को अगर निकालना पड़ा, उस मंत्रिमंडल से निकालना पड़ा, जिसकी तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं, तो फिर सारा श्रेय जो है काकरोच जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो काकरोच जनता पार्टी जो है वो श्रेय को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद या उनको निकालने के बाद में उसके पास दरअसल आंदोलन करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी और पूरा आंदोलन फिर धीरे धीरे वो एकदम बिखर जाएगा जी। ये सब सरकार का दांव है, लेकिन ये कुल मिला के बात कहां तक पहुंचती है ये अभी हम नहीं कह सकते जी। और मैं प्रोजा में एक और आपको डेवलपमेंट बता दूं, एक्चुअली मामला ट्रस्ट डेफिसिट का है। मैं कल, एक मेरे मित्र हैं, 70 साल की उम्र है, इस तरह के उसमें बहुत वो रहते हैं और संवेदनशील हैं, वो कल मुझसे कह रहे थे कि चलिए चलना चाहिए दिल्ली, हम लोग को चलना चाहिए, कुछ वहां एक दिन हम लोगों को भी लंगर लगा के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। एक जनरल धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत एंटी, उनको लगा था कि जो हुआ था अन्ना आंदोलन उसके बहुत अगेंस्ट थे, वो खुद ही कह रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, लोगों का विश्वास, हाँ विश्वास इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये कम हो रहा है। देखिए इस वक्त मौसम बहुत खराब है दिल्ली का, इतनी गर्मी, इतनी उमस है, उन पानी की सप्लाई काट दी है पुलिस ने, तंग तो किया ही गया है पुलिस को। वहां पर जो हाइजीन की सुविधाएं थी उन सुविधाओं को भी, स्वच्छता की सुविधाएं थी उन सुविधाओं में भी कटौती की गई है या उनको बिल्कुल वापस ले लिया है। तो मुश्किल है इस मौसम में धरना करना। हाँ, लेकिन वो लोग जमे हुए हैं और उनके चेहरों पे देखिए आप, उनकी तस्वीरें जो आती हैं, मैं तो गया भी था एक दिन, उसके आसपास घूम घाम के आया वहां पर, उनके चेहरों को देखिए कि उनको, वो लोग तकलीफ में हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वो लोग। और जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्य के लिए बिना किसी स्वार्थ के मुश्किलों का सामना करता हुआ नजर आता है और लगता है लोगों को कि ये लंबे समय तक मुश्किलों का सामना लंबे समय से कर रहा है और लंबे समय के लिए तैयार भी है, तो उसके प्रति हमदर्दी हो जाती है जी। अच्छा प्रो साहब, अब एक जरा अंतरराष्ट्रीय बात इसलिए कर लें कि दो चीजें हुई हैं। एक तो क्रूड का दाम बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि अभी तो महंगा वाला क्रूड आ रहा है भारत में, जब सस्ता आएगा तब दाम कम करेंगे। खैर, दूसरी बात यह है कि भारत को एक, मेरे हिसाब से बड़ा मौका मिला था जब ईरान ने अपने जो सुप्रीम लीडर खामनेई साहब का, वो एक 7-8 दिन का चला रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार का जो आयोजन है, वो 3 शहर में जा रहे हैं, वो इराक तक ले जा रहे हैं बॉडी को, इराक भी उनको वो दे रहा है, वो सब ये कर रहे हैं। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली डाम से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इनवाइट किया था कि आप भी आइए और अपना। मोदी जी धीरे से उससे कन्नी काट के निकल लिए हैं अपने दौरे पे, 6 को निकल जाएंगे वो कुछ अंतरराष्ट्रीय दौरे पे। ये हम सबको पता है कि अगर कोई जाना चाहे तो वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर नहीं है ईरान, जहाज जो मोदी जी के पास है वो 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचा देगा। लेकिन भारत नहीं जा रहा है, तो इससे क्या भारत को क्या फायदा मिल रहा है? क्योंकि एक चीज और है, मैं उस पर भी चाहूंगा कि आप एक वो बोलें। ये मानी हुई बात है कि अब इजराइल का, मतलब कम से कम पब्लिकली यूएस साथ नहीं दे रहा, और इजराइल अब स्पेंट फोर्स की तरह आज दिखाई दे रहा है। कल के दिन फिर से वो बाउंस बैक करे वो अलग बात है, लेकिन आज वो स्पेंट फोर्स दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भारत को मौका तो मिला है। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। जो ईंधन की कीमत कम करने वाला सवाल है, उसमें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जो हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, पता नहीं हम लोग क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वहां से कितनी कीमत में आ रहा है, सस्ता आ रहा है कि महंगा आ रहा है। वहां से जो भी आता है उसमें आप 20% एथेनॉल मिला देते हैं। जो एथेनॉल सस्ता है, यानी जो महंगा, अगर हरदीप पुरी की बात सही माने कि महंगा तेल इस वक्त वो बेच रहे हैं, जो पेट्रोल पंपों में मिल रहा है वो महंगा वाला तेल है, लेकिन वो तो 80% रह गया, उसकी कीमत तो 80% रह गई। उसमें 20% जो आपने एथेनॉल मिलाया, जो अनिवार्य तौर पर सब वही मिल रहा है सब जगह, दिल्ली में E20 ही मिल रहा है सब जगह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी भी पेट्रोल पंप पे। तो जो सस्ता मिला है उसकी कीमत आप जनता तक क्यों नहीं आप पहुंचा रहे? उसमें उस दाम की कटौती जनता, उसका लाभ जनता क्यों नहीं दे रहे? तर्क भी उसके पीछे यही है कि तेल सस्ता होगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा
और पॉल्यूशन उससे कम होगा। पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण की क्षति कम होगी। पर्यावरण की क्षति कितनी कम होगी ये सोचने की बात है, क्योंकि अब एथेनॉल कार दौड़ाने का, ट्रांसपोर्टेशन का प्रमुख जरिया बन जाएगा, तो और ज्यादा बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होगी, और ज्यादा बड़े पैमाने पर उन पदार्थों की खेती होगी जिनसे एथेनॉल बनता है। और हम जानते हैं कि गन्ने की खेती में कितना पानी खर्च होता है, बहुत ही अपने आप में भयानक। गन्ने की खेती, गन्ना जो है पानी बहुत खाता है, बहुत बुरी तरीके से। तो ये तमाम समस्याएं इसके साथ में हैं। और दुनिया में कहां एथेनॉल पेट्रोल में मिला के बेचा जा रहा है, इसका भी कोई हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव क्या है? और भारत पेट्रोलियम के एक अफसर को मैंने उसका वीडियो सुना है, वो साफ कह रहा है कि एथेनॉल से माइलेज कम हो जाता है। भारत पेट्रोलियम का कोई एक वरिष्ठ अफसर है, वो वीडियो में कह रहा है कि ये बात सही है कि एथेनॉल से माइलेज कम हो जाता है। गडकरी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, सरकार लगातार झूठ बोल रही है। अदालत में सरकार कह रही है कि ये एक प्रयोग चल रहा है, हम अभी नहीं कह सकते इसका नतीजा क्या निकलेगा। सड़क पे ये कह रही है कि ये प्रयोग नहीं चल रहा है, एथेनॉल के खिलाफ उड़ाई गई हर अफवाह गलत है। तो ये सब मामला बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का है। हम लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, इसमें थोड़ी जांच पड़ताल करके हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। अब जहां तक नरेंद्र मोदी के ईरान न जाने का सवाल है, भारत का प्रतिनिधित्व वहां पे हो रहा है विदेश राज्य मंत्री और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन के जरिए। ये प्रतिनिधित्व जिसे प्रोटोकॉल की जरूरत कहते हैं उससे कम है। या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उन्होंने निमंत्रित किया, दोनों ही नहीं जा रहे हैं। भाजपा का कोई उसकी जगह उपाध्यक्ष या भाजपा का कोई जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त नहीं किया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां रिप्रेजेंटेशन करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। सरकार की नुमाइंदगी है, लेकिन जो मौका है उस मौके की जो जरूरत से काफी कम है। यहाँ पर राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको भेजा जा सकता था, जो भारत के राष्ट्रपति सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको भेजा सकता था, इनको लोकसभा के स्पीकर को भेजा जा सकता था, या किसी वरिष्ठ मंत्री को, राजनाथ सिंह को भेजा जा सकता था, या गडकरी जी को भेजा, इन लोगों को भेजा जाना चाहिए। विदेश मंत्री, हाँ, और विदेश मंत्री को तो निश्चित रूप से जाना चाहिए था। हाँ, ये जो विदेश राज्य मंत्री को भेजा गया तो बहुत ही कम है। ये करके नरेंद्र मोदी ने दरअसल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद रहेगा, शहबाज शरीफ मौजूद रहेंगे, और मुझे तो लगता है कि वो आज 4 तारीख है तो आज वहां पर आसिम मुनीर भी पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। और ईरान ने कभी पाकिस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखा, पाकिस्तान से वो दूरी बनाए कर रखा हुआ, लेकिन अब वो हिंदुस्तान से उसकी दूरी बनेगी, वो पाकिस्तान से उसकी नजदीकी बनेगी। इससे पूरे एशिया की राजनीति में भारत को नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका की मिलीजुली गोद में बैठे हुए हैं, और इस चीज को विचारधारात्मक रूप से उनके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है कि हम कोई विचारधारात्मक रूप से ठीक काम कर रहे हैं। अमेरिका से भारत की दोस्ती रहे, इसका तर्क तो हम सब लोगों को पता है कि क्यों रहे दोस्ती, लेकिन इजराइल से भारत की दोस्ती रहे और इस शर्त पर रहे कि ईरान से ना रहे दोस्ती। भाई, नरसिंह राव के जमाने में इजराइल से जो राजनयिक संबंध बनाए गए थे, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों ने किसी दूसरे देश से तो अपनी दोस्ती समाप्त नहीं की। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप ईरान से अपने संबंधों को दूरी बना लीजिए, और इन्होंने धीरे धीरे करके उसकी दूरी बना ली। और इसकी कोई तुक नहीं है। एक जमाने में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ईरान जा चुके हैं, और वहां जाके उन्होंने जब चाबहार एयरपोर्ट या चाबहार बंदरगाह वाली का काम हो रहा था तब ईरान गए थे, और वहां जाके उन्होंने ईरान की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और फारसी की शायरी भी पढ़ी थी उन्होंने वहां पे जाकर। और अब वो बिल्कुल दूरी बना रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जबरदस्त दबाव है कि आप ऐसा कीजिए, और ये बिल्कुल प्यादे हैं, जो वो कहा जाता है वो करते हैं, अपना ना दिमाग लड़ाते हैं, ना राष्ट्रीय दिन के लिए महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारात्मक नस जो है ना, वो गुदगुदाती है इजराइल के साथ में संबंध अच्छे रखने से। वो भारत को एकदम एक विशाल का इजराइल में बदल देना चाहते हैं वो, और धीरे धीरे उस दिशा में जा भी रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, धीरे धीरे उस दिशा में जा भी रहे हैं। तो ये स्थिति है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना बहुत नुकसान किया है, और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जब इनकी सरकार जाएगी तभी नई जो सरकार आएगी वही इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी। जी।
और प्रोफेसर साहब एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि नरेंद्र मोदी का नुकसान क्या, वो भारत का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो देश का नुकसान हो गया है। मैं वही कहना चाहता था। जी जी, मैं अब एक चीज बस चलते चलते आपसे इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रश्न है जो आज तो बहुत छोटी बात है लेकिन वो काफी कुछ डिसाइड करेगा। कल शायद 30 या 31 तारीख को बाई इलेक्शंस हैं बिहार के। नितिन नवीन की सीट खाली हुई है, वहां पे बाई इलेक्शन है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी 1995 से अभी तक लगातार जीतती हुई आ रही है, वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नितिन नवीन के पिताजी पहले वहां से जीतते थे, अब वो। खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी ने 243 में से 238 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ा था, 3.5% वोट पाए थे, उनका प्रदर्शन जैसा वो कह रहे थे कि वो 130 सीट जीतेंगे और 100 सीट जीतेंगे, वो उनको कोई सीट नहीं जीते और उनका प्रदर्शन आशा के विपरीत रहा। लेकिन मैं फिर भी अभी ये मानता हूं कि अगर प्रशांत किशोर, जैसी चर्चा है कि वो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर प्रशांत किशोर इस इलेक्शन को लड़ते हैं जहां पे पराजय करीब करीब तय है, क्योंकि सम्राट चौधरी का भी पहला इलेक्शन होगा एज चीफ मिनिस्टर, तो वो भी कुछ कमी नहीं होने देंगे बेमानी की कि वो उसको जिता के ही भेजेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशांत किशोर इसको चैलेंज को में आते हैं चैलेंज देने के लिए, तो बिहार के एक बहुत स्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन लीडर हो जाएंगे, क्योंकि वो जगह इस समय खाली है नीतीश जी के जाने के बाद। और तेजस्वी अभी उस जगह को, हम लोग को उम्मीद थी कि वो भर लेंगे, लेकिन वो तेजस्वी अभी उस जगह को भर नहीं पाए। मैं इस पे एक टिप्पणी आपकी समझना चाहता हूं। आप जो इशारा कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। देखिए, प्रशांत जी वहां से चुनाव लड़ेंगे और वो हार जाएंगे, ये हम लोग अभी से मान सकते हैं। जीत गए तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अगर हार जाएंगे, हाँ जीत गए तो चमत्कार ही हो जाएगा, फिर क्या बात है, उसकी तो हम लोग व्याख्या कर नहीं सकते चमत्कार की। भारत चमत्कारों का देश भी है वैसे। और क्या, अवतारवाद जो है वो चमत्कार का एक जो भारत का अवतारवाद है, जो हम वो चमत्कारों का ही मसला है पूरा का पूरा। ये अगर उन्होंने जम के चुनाव लड़ा और एक सम्मानजनक उन्होंने नतीजा पाया, और उस चुनाव में वो बहुत सी बातें कहेंगे, बहुत से भाषण देंगे, तरह तरह से जो बिहार का मौजूदा निजाम है और पूरे केंद्र का मौजूदा निजाम है इसके खिलाफ बोलेंगे, राम मंदिर वाले मसले पे बोलेंगे। अभी भी वो काफी जोरदारी के साथ राम मंदिर वाले मसले पे बोल चुके हैं। उससे उनकी छवि में अच्छी खासी रिकवरी होगी। जो ठंडापन आ गया है विधानसभा चुनाव के बाद में, फिर से उसमें एक जोर आएगा और फिर से वो बिहार की राजनीति में नए सिरे से हस्तक्षेप कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हम लोगों को उत्सुकता पूर्वक इसको देखना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि बिहार को एक अच्छा विपक्ष का नेता प्राप्त हो, क्योंकि लालू परिवार काफी विखंडित तो बिखरा हुआ है। उस परिवार की अंदरूनी राजनीति भी बहुत अजीब है। और ये जो तेजस्वी यादव के बारे में चलता रहता है कि कार्यकर्ता लालू से मिल लेते हैं इस बुढ़ापे में, जो लालू जब शारीरिक रूप से अशक्त भी हो गए हैं तब भी मिलते हैं, तेजस्वी यादव से नहीं कोई मिल पाता। मतलब तेजस्वी यादव तो बहुत देर में सो के उठते हैं और कुछ अजीब सा व्यवहार है उनका कार्यकर्ताओं के साथ में। चुनाव जब आता है तभी वो सक्रिय होते हैं, मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार की जो अगर कोई राजनीति कर रहा है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ये बात में अक्सर मुझे सुनने को मिलती है। तो इससे मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव में जो हम लोग गंभीरता देख रहे थे, क्योंकि वो भाषण वगैरह अच्छा देते हैं, मुहावरेदार बोलते हैं, वो गंभीरता दरअसल उनको है नहीं। तो ये सब और मुझे ये भी लगता है ना, उनके बड़े लड़के तेज प्रताप, जो राबड़ी जी के बहुत घने, मतलब राबड़ी जी का उनका विशेष स्नेह है, वो अलग पार्टी बना लिए हैं। लड़कियां कुछ अलग गुस्सा होके कोई चली रही हैं, कुछ वो मतलब कोई राज्यसभा नहीं मिला तो उसमें गुस्सा हो गई, तो कोई एमएलसी नहीं बना तो उसमें गुस्सा हो गई। तो घर में ही इतने ज्यादा दावेदार हो गए हैं कि वो शायद उनका नुकसान कर रहे हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।